हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम आपको 60 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और साथ ही हम जो पिछली क्लास में बच्चों के डाउट्स थे क्वेश्चन में, वे भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाले। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इसका जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो अपनी तैयारी को आप जोरों से कर दीजिए। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़कर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको काफ़ी फायदा यहाँ से होने वाला है। बस आप क्लास को अंत तक देखते चलिए। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है। नीला, बैंगनी, काला या सफेद। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बैंगनी। बैंगनी रंग गौरवशाली, प्रभावशाली तथा संपन्न माना जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी यहाँ पर डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। यहाँ पर पहला परिणाम दिया गया है, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, बेसिल के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना। वही तीसरा यहाँ पर कारण दिया गया है, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना। ये सभी यहाँ पर कारण दिए गए। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, कृमि होने पर देते हैं टमाटर के बीज, पपीते के बीज, श्रीफल के बीज या धतूरे के बीज। आपको यहाँ पर बताना है कि कृमि होने पर किसके बीज देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, धतूरे के बीज देते हैं कृमि होने पर। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चनों की और। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिजैविक औषधि है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रतिजैविक औषधि है, तो कौन सी औषधि होगी प्रतिजैविक, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये प्रतिजैविक औषधि है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, कुष्ठ रोग के लक्षण है। यहाँ पर कुछ लक्षण दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि कुष्ठ रोग के लक्षण कौन कौन से होंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर पहला लक्षण दिया गया है, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, ये इसका लक्षण है। संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, ये भी इसका लक्षण है। और त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े होना, ये भी इसका यहाँ पर लक्षण है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है। वर्षा, गर्मी, शीत या तीनों में। आपको यहाँ पर अतिसार पूछा गया है कि किस ऋतु में अधिक फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अतिसार वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। अपनी क्लासेज में अब हम आपको यहाँ पर फास्ट रिवीजन यहाँ पर कराते चल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपका समय भी कम से कम यहाँ पर लेते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज कराते चल रहे हैं। बस आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए और इसका फ़ायदा उठाते हुए चलिए। तो हम बढ़ जाते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। मोतीझरा टाइफॉइड का संक्रमण काल होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका संक्रमण काल होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 9 से 15 दिन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 से 7 दिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 7 से 21 दिन और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 15 से 30 दिन। आपको यहाँ पर टाइफाइड का संक्रमण काल आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से होगा, 7 से 21 दिन का इसका संक्रमण काल होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, चेचक के जीवाणु का नाम क्या है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर चेचक के जीवाणु का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, वेरियोला वायरस। ये चेचक के जीवाणु का नाम है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। पेचिस, काली खांसी, खसरा या खूनी पेचिस।
आपको यहाँ पर वायु के द्वारा फैलने वाला रोग आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा खसरा। ये वायु द्वारा फैलने वाला रोग होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे, परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके, इनमें से कोई नहीं, या लोग एक दूसरे को छू सके। आपको यहाँ पर बताना है कि रोगी का कमरा अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके, इसीलिए रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, रेबीज के लक्षण है पागलों की तरह व्यवहार करना, कुत्तों की तरह भौंकना, पानी से डरना, या उपरोक्त सभी। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि रेबीज के लक्षण है, तो कौन से रेबीज के लक्षण है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी लक्षण किसके होते हैं, यहाँ पर रेबीज के होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सैया घाव में किसका प्रयोग होता है, मोटी चादर, गर्म पानी की थैली, रिंग कुशन, या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि सैया घाव में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मोटी चादर का प्रयोग होता है सैया घाव में। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एमीबिक पेचिस फैलने का कारण है अमीबा, वेसिलरी, सोलमनेला, या वेसिलस। आपको यहाँ पर बताना है कि एमीबिक पेचिस फैलने का कारण क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अमीबा। यह एमीबिक पेचिस फैलने का कारण है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है संक्रमण, निसंक्रमण, उद्भावन शक्ति, या रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, स्पष्ट द्रव भोजन। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यायाम, निद्रा, पोषण, या स्वच्छता। आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा यहाँ पर होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, पोषण। ये बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया लौह तत्व एवं जिंक, दूसरा ऑप्शन दिया गया लौह तत्व एवं कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल, चौथा ऑप्शन दिया गया लौह तत्व एवं एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको यहाँ पर बताना है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है, तो किन किन की आवश्यकता होती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, लौह तत्व एवं फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, हमारा 20वां क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और तरल आहार में रूपांतरण कहलाता है पाचन, आत्मसातकरण, आधार्य चयापचय, या आहार रिक्की। आपको यहाँ पर बताना है कि अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और तरल आहार में रूपांतरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए तब अपना आंसर यहाँ पर देते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आधारीय चयापचय कहलाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, लाउड स्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है।
मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ध्वनि की इकाई भी यहाँ से पूछी जाती है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है, तो डेसीबल होती है, डेसीबल। ये भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से सभी। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जल प्रदूषण भी हानिकारक होता है, ध्वनि और वायु प्रदूषण भी हानिकारक होता है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। इनमें से सभी यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, स्कर्वी नामक रोग होता है प्रति जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा या विटामिन सी की कमी से। आपको यहाँ पर स्कर्वी रोग यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी यहाँ पर पूछा जाता है कि इनमें पाया जाता है, तो खट्टे फलों में पाया जाता है। यहाँ पर खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, डीपीटी का टीका किन रोगों की सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कि किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है डीपीटी का टीका, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। पहले आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। यहाँ पर डीपीटी का टीका इन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा कमरा रसोई घर के पास होना चाहिए? ड्राइंग रूम, भोजन कक्ष, बच्चों का कमरा या शयन कक्ष? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। और फ्रेंड्स, अब मैंने ये सभी, अगर आपने हमारे पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उनमें प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर कराए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हुए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और आपके एग्जाम में अगर जो भी बच्चा हमारी सीरीज को देखता है, एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा अगर लगातार आप हमारी सीरीज को देख रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भोजन कक्ष रसोई घर के पास होना चाहिए। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, रसोई घर में फर्श की सफाई करनी चाहिए प्रतिदिन, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कि रसोई घर में फर्श की सफाई करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक प्रकार का ईंधन है लकड़ी, कोयला, कोयले से बनी गुठलियाँ या गैस। आपको यहाँ पर आधुनिक प्रकार का ईंधन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, गैस। ये आधुनिक प्रकार का ईंधन है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ करने चाहिए सोडा से, सिरका से, विम से या राख से? आपको यहाँ पर बताना है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ करने चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, विम से साफ करने चाहिए। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? खुजली, पेचिश, रतौंधी या रिकेट्स? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही होगा, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? भाप द्वारा पकाना, भूनना, उबालना या तलना? आपको यहाँ पर बताना है कि भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भाप द्वारा पकाना। ये भोजन की पौष्टिक विधि तत्वों को सुरक्षित रखती है। यहाँ पर
यह विधि पौष्टिक तत्वों को क्या रखती है, सुरक्षित रखती है, भाप द्वारा पकाना। ये आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है सुखाकर, तेल व नमक द्वारा, चाशनी में रखकर या इनमें से सभी के द्वारा। आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा इनमें से सभी के द्वारा। खाद्य पदार्थों को का संरक्षण किया जा सकता है सुखाकर, तेल व नमक द्वारा भी और चाशनी में रखकर भी किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनके सभी के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, किसी भी रोग में कमजोर हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए देना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किसी भी रोग में कमजोर हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ के लिए देना चाहिए पौष्टिक, सुपाच्य एवं हल्का भोजन। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है सुंदर बाल, चमकीली आंखें, मजबूत मांसपेशियां या इनमें से सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। सुंदर बाल, चमकीली आंखें और मजबूत मांसपेशियां ये सभी उत्तम स्वास्थ्य के प्रतीक है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या लौह तत्व। आपको यहाँ पर बताना है कि हड्डियों का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कैल्शियम के कारण हड्डियों का कड़ापन होता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बताना है कि श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऑक्सीजन गैस के द्वारा होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्त संचालित होती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्त संचालित होती है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, निम्न के मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। आपको बताना है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्रत्येक ग्राम देता है 4 किलो कैलोरीज, 7 किलो कैलोरीज, 5 किलो कैलोरीज या 9 किलो कैलोरीज। आपको यहाँ पर बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है तो कितने कैलोरीज देता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 4 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम देता है, यानी कि 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। खमीरीकरण बढ़ाता है पाचनशीलता, कैल्शियम, कुल प्रोटीन या विटामिन ए। आपको यहाँ पर खमीरीकरण आपसे पूछा गया है कि क्या बढ़ाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पाचनशीलता। खमीरीकरण बढ़ाती है पाचनशीलता। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40 और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 20 मिनट में मैंने आपको 40 क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज करा दिया है। इस प्रकार हम आपका यहाँ पर समय की भी बचत कराते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का भी आपको हम यहाँ पर रिवाइज कराते चलेंगे। तो बस आप क्लास को अंत तक देखते चलिए, क्लास का फ़ायदा उठाइए और यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में, बुखार में, जलने में या कुपोषण में। आपको यहाँ पर बताना है कि सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, पीलिया में यहाँ पर कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41,
प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है? दूध, दही, सोयाबीन या हरी सब्जियां? आपको बताना है कि प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सोयाबीन। ये प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 42। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में, लैक्टोज में, शर्करा में या पेप्टोना में? आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 41। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है तो कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा के दहन से, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा दहन होती है 1 ग्राम ऊर्जा के यहाँ पर दहन से प्राप्त होती है 9 किलो कैलोरी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 44। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त खालिस्तान को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भोजन जिसमें यहाँ पर संतृप्त वसा, ट्रांस वसा और यहाँ पर हमारा कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लिपिड स्तर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 45। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं तो क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को यहाँ पर लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 46। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? बी विटामिन, ए विटामिन, ई विटामिन या विटामिन सी? यहाँ पर आपको बताना है कि साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बी विटामिन के स्रोत होते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर आपको दीजिए। आपको यहाँ पर दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, संतरा का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48। सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं रिबन एवं डोरी, बटन एवं काज, हुक एवं अक्षिका या इलास्टिक एवं चुटपुट? आपको बताना है कि सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं तो क्या आते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इलास्टिक एवं चुटपुट सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और कपड़ों को काटने वाला कीट होता है क्लिप मोथ, सिल्वर फिश, क्यूफेलकस या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि कपड़ों को काटने वाला कीट होता है तो कौन सा कीट होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, क्लिप मोथ। ये कपड़ों को काटने वाला कीट होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 50। यदि आप छोटी और मोटी है तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेंगी? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आप छोटी और मोटी है तो लंबी और पतली दिखने के लिए आपको क्या पहनना चाहिए, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेप लाइन हो। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आप लंबी और पतली दिखना चाहती है तो आपको पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेप लाइन हो, यह आपको पहनना चाहिए। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 51। प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है निर्णय लेने से, प्रत्यों के विशेष मान्य समूह से, आरूपता से तथा योग्यता से या सामाजिक ज्ञान से? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है तो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रत्ययों के विशेष मान्य समूह से संबंधित है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 52। कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंध एक है, शारीरिक विज्ञान, सैद्धांतिक विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर कोटजिन के अनुसार बताना है कि गृह प्रबंध है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, प्रयोगात्मक विज्ञान है कोटजिन के अनुसार। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 53। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, पेंशन, व्यापार, वेतन या शिक्षा सुविधा। आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान से देखते चलना है। ऐसे क्वेश्चन आपको आते आते भी गलत हो जाते हैं। बच्चों को यहाँ पर जल्दी जल्दी में आप यहाँ पर क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखना भूल जाते हैं, जिससे आपका आता हुआ क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर प्रत्यक्ष आय के साधन की बात करें तो पेंशन भी होगा, व्यापार भी होगा, वेतन भी होगा, लेकिन यहाँ पर शिक्षा सुविधा ये प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 54। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती है ताकि प्रत्येक समय क्रिया करने के लिए तत्पर रहे, यह तत्परता कहलाती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती है ताकि प्रत्येक समय क्रिया करने के लिए तत्पर रहे, यह तत्परता क्या कहलाती है, यह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यह तत्परता मसल टोन कहलाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 55। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि खाली स्थान से अधिक होती है, तो किससे अधिक होती है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 130 से 40 से अधिक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 56। BCG एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। BCG का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको BCG के टीके का यहाँ पर अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए, तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बेसिलस कोलमेट गुरिन। ये BCG की यहाँ पर फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पर ये इसका यहाँ पर अर्थ होगा बेसिलस कोलमेट गुरिन, यहाँ पर इसका अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 57। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, यह परिभाषा किसने दी है? महत्वपूर्ण परिभाषा लगाते हुए चलिए, आपको बताना है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वैलेंटाइन। ये परिभाषा दी गई है वैलेंटाइन के द्वारा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 58। फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है, इसे रक्त का कहते हैं, तो इसे रक्त का क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इसे रक्त का ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है? यहाँ पर कुछ अस्थि पंजर के भाग दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाग नहीं है। यहाँ पर भी नहीं, आप ध्यान से देखते हुए चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अस्थि पंजर में सिर भी आएगा, धड़ भी आएगा और अग्रांग भी आएगा, लेकिन यहाँ पर रक्त कण ये इसके अंतर्गत नहीं आते। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम जो बच्चों के पिछली क्लास में डाउट्स थे क्वेश्चनों में, वे हम आपको कराते चलेंगे और उसके बाद हम आपको अभ्यास प्रश्न यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो हमारा ये है, तो आप देखते चले। क्वेश्चन नंबर 60। खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रक्त स्राव रोकने के लिए या रोगी को सीधा रखने के लिए। आपको यहाँ पर खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ जाते हैं अपने डाउट वाले क्वेश्चन की और हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लैक्स के पौधों के लिए खाली स्थान प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है।
ये क्वेश्चन बच्चों के डाउट्स थे कि हम इसे आपको क्लियर कराते हुए चले। तो आपको ध्यान से देखना है जो हम आपको यहाँ पर कराएंगे। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लेक्स के पौधों के लिए खाली स्थान प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ था वो है यहाँ पर रेयोन। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए समझ लेते हैं किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं रेयोन। अगर हम रेयोन की यहाँ पर बात करें तो रेयोन एक सेलुलोज आधारित रेशे हैं जो सामान्यतः फ्लेक्स के गूदे, नीलगिरी के पेड़, बांस, सोया, कपास आदि के तने से बनाया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए कि किस किस से ये रेयोन प्राप्त होता है। इस रेशे को रेयन या कृत्रिम रेशा कहा जाता है। चादरें बनाने के लिए रेयोन को रुई के साथ मिलाया जाता है या कालीन बनाने के लिए ऊन के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ से इसकी मिलावटी पूछी जाती है तो किसके साथ की जाती है ये भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। अब यहाँ पर फ्लेक्स रेशे का प्रसंस्करण यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें 6 चरणों की खेती की जाती है, जिसमें आपको यहाँ पर इसमें 6 चरणों की खेती है, जिसमें कटाई, रिपलिंग, रेटिंग, ब्रेकिंग और स्कूचिंग और हैंगिंग यहाँ पर इसमें शामिल है। तो इसकी 6 प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। रिपलिंग प्रक्रिया, यह वह प्रक्रिया है जिसमें तने से बीज और पत्ते निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर रिपलिंग प्रक्रिया दी गई है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें तने से यहाँ पर बीज और पत्ते निकाले जाते हैं। इस प्रकार सन के पौधे के लिए रेयन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तरंगित किया जाता है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर इसके चरण यहाँ पर दिए गए। पहला यहाँ पर दिया है कृषि करना। इसकी कृषि मार्च और अप्रैल के महीने में सन के पौधे को बोया जाता है। वहीं यहाँ पर कटाई दी गई। सन के पौधे के उगने के 30 दिन के बाद कटाई की जाती है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखते चले कि सन के पौधे के उगने के बाद 30 दिन के बाद इसकी कटाई की जाती है। यह एक यांत्रिक या नियमावली प्रक्रिया है। 7 या धूप के दिन किया जाता है, ये भी आप नोट करते चलिए। सड़ाना, यह पौधों के मूल से रेशे को नरम और अलग करने की प्रक्रिया है। वहीं तोड़ना और काटना, तोड़ना तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की प्रक्रिया है। स्कूचिंग दूसरी प्रक्रिया है जहाँ तोड़ने वाले तने को रेशे से यानी कि अवांछित लकड़ी के पदार्थ से अलग किया जाता है। वही हैकिंग यहाँ पर दी गई है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबी लाइन के रेशे को शार्टर टो के से अलग करती है। यहाँ पर यह सभी यहाँ पर आपको प्रक्रिया दी गई है, इन्हें भी आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अभी और देख लेते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर दिया गया है कि फ्लेक्स के पौधे से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रिपलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझते चलेगा कि फ्लेक्स के पौधे से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रिपलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर रिपलिंग किसे कहते हैं ये आप ध्यान से देखते चलिए। इस प्रक्रिया में तने से बीज और पत्ते निकाले जाते हैं। रिपलिंग की प्रक्रिया, फ्लेक्स के पौधे से तने का बास्ट जो सतह के नीचे पाया जाता है, इसे रेशे के लिए काटा जाता है। फ्लेक्स के रेशे नरम, चमकदार और लचीला होता है। इसका प्रयोग मेजपोश, पैरासूट बनाने और चादरें बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ भी आप ध्यान से देखते चलिए कि इसका प्रयोग किस में किया जाता है। फ्लेक्स की कटाई, फाइबर उत्पादन के लिए फ्लेक्स की कटाई आमतौर पर एक विशेष फ्लेक्स हार्वेस्टर द्वारा की जाती है। फ्लेक्स के पौधे को पलट दिया जाता है और उसे जमीन के लगभग 20-25 सेंटीमीटर यानी कि 8 से 10 इंच ऊपर रबर बेल्ट के साथ पकड़ लिया जाता है। रबर बेल्ट पूरे पौधे को जड़ों के साथ जमीन से बाहर खींच लेती है। फिर पौधे मशीन के ऊपर से गुजरते हैं और हार्वेस्टर की यात्रा की दिशा से विपरीत खेत में रखे जाते हैं। तो आई होप आपकी सभी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्स के पौधे से जब रेशे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिपलिंग कहा जाता है। तो बच्चों का जो डाउट्स था मैं आशा करती हूँ कि उनका डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले यहाँ पर डाउट वाले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि बिस्तर बनाना ऊर्जा वाला कार्य है, मध्यम, भारी, हल्की या अत्यंत भारी। तो जो हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो आयोग के द्वारा भी यहाँ पर हल्का यहाँ पर होगा और इसका आंसर भी यहाँ पर हल्की यहाँ पर होगा कि बिस्तर बनाना हल्की ऊर्जा वाला कार्य है। लेकिन बच्चे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर भारी काम होगा बिस्तर बनाना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हल्की ऊर्जा वाला कार्य होगा बिस्तर बनाना। आइए समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से। यहाँ पर बिस्तर बनाना एक हल्का कार्य माना जाता है जिसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्की ऊर्जा वाला कार्य बिस्तर बनाना। हल्का कार्य बिस्तर बनाना, टीवी देखना, संगीत सुनना और पढ़ना जैसे कार्य ऊर्जा वे के मामले में हल्के माने जाते हैं। मध्यम कार्य आपको यहाँ पर देख घास काटना, घर की सफाई, कार की सफाई जैसे कार्य मध्यम ऊर्जा स्तर वाले होते हैं। वहीं भारी कार्य में ट्रैकिंग, तेज साइकिल चलाना या भारी सामान उठाना जैसे कार्य
भारी ऊर्जा वाले होते हैं। होटलों में बिस्तर बनाने की प्रक्रिया एक तकनीकी विशेषज्ञता है, क्योंकि एक शिफ्ट में कई बिस्तर बनाए जाते हैं, जो कमरों की सफाई के अलावा होती है। आराम और भलाई। बिस्तर बनाने की उचित प्रक्रिया सीखने से मेहमानों को आराम और भलाई की भावना सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर ऊर्जा कार्य आपको दिए गए हैं। ऊर्जा के आधार पर कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो किन किन श्रेणियों में बांटा गया है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिएगा। तो ये हल्का, मध्यम और भारी, इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है ऊर्जा व्यय के आधार पर कार्य को। हल्का कार्य, ऐसी गतियाँ जिनमें बहुत कम या कम मात्रा में ऊर्जा शामिल होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पर हल्का काम कहा जाता है। उदाहरण यहाँ पर दिए गए, टेलीविजन देखना, बिस्तर बनाना, इसे आप नोट करते चलेगा कि बिस्तर बनाना ये हल्का ऊर्जा कार्य होगा। संगीत सुनना, पढ़ना आदि को हल्का काम कहा जाता है। इस प्रकार बिस्तर बनाना एक हल्के काम, यहाँ पर हल्के किस्म का काम है, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वहीं मध्यम यहाँ पर काम दिया गया है कि औसत ऊर्जा स्तरों की आवश्यकता वाली गतिविधियों को मध्यम कार्य माना जाता है। मध्यम कार्य में घास काटना, घर की सफाई जैसे कार्य शामिल है। कार की सफाई, झाड़ू लगाना एवं अन्य दैनिक गतिविधियां इसमें मध्यम कार्य में यहाँ पर दी गई है। झाड़ू लगाना, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है, किसके अंतर्गत आता है, तो मध्यम कार्य के अंतर्गत आता है। वही भारी एवं कठिन काम यहाँ पर दिया गया है। तो जिन कार्यों में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें भारी कार्य माना जाता है। उदाहरण यहाँ पर दिए गए, ट्रैकिंग, तेज साइकिल चलाना, भारी भार उठाना, ये यहाँ पर भारी या कठिन काम के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया, लैंगवर्दी के द्वारा, लैंगवर्दी और बेरट ने शक्ति व्यवस्थापन संबंधी अनेक प्रयोग किए हैं। इन्होंने विभिन्न घरेलू क्रियाओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ये भी आप ध्यान से पढ़ते चले, जिसमें हल्का कार्य, मध्यम कार्य और श्रमशील कार्य। ये किसके द्वारा दिया गया है, लैंगवर्दी और बेरट के द्वारा। यहाँ पर हल्के कार्य में हाथ व मशीन द्वारा सिलाई, बुनाई, रफू करना, लिखना आदि दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं, लैंगवर्दी और बेरट के द्वारा। मध्यम कार्य में शिशु को वस्त्र पहनाना, छोटे वस्त्रों पर प्रेस करना, टॉवेल, नैपकिन, ब्लाउज, बर्तन धोना, पैर की मशीन सिलाई करना, यानी कि पैर की मशीन से सिलाई करना, कमरों की सफाई करना आदि मध्यम कार्य के अंतर्गत इनके द्वारा रखे गए हैं। वहीं श्रमशील कार्य में बड़े वस्त्रों को धोना, पोछा लगाना, चादर धोना और फर्श को धोना आदि यहाँ पर इनके द्वारा श्रमशील कार्य में रखे गए हैं। पोछा लगाने से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी आप नोट करते चलिए। आई होप आपकी सब कुछ यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं आपसे यहाँ पर उम्मीद करती हूँ। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर कराने की। आइए बढ़ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न, श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी, खेलते समय, खाते समय, बोलते समय या सोते समय। पीएचडी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये भी बताना है कि आज का स्कोर आपका कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी बच्चों को सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।